नमस्कार, मैं डॉक्टर अशोक त्रिपाठी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल हिस्ट्री कल्चर एंड रिसर्च मेथोलॉजी में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो प्राचीन भारतीय इतिहास से है। प्राचीन भारतीय इतिहास में राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये प्राचीन भारतीय इतिहास में गुप्त काल के उपरांत, आप कह सकते हैं गुप्तोत्तर काल के उपरांत या हर्षवर्धन काल के बाद जो है भारत में जो एक पीरियड था, उस समय से लेकर के आगे मुसलमानों के आगमन तक, तब तक का जो पीरियड था, उस पीरियड को राजपूत युग के नाम से प्राचीन भारतीय इतिहास में जाना जाता है। तो इसके बारे में कि ये राजपूत कौन थे, कहाँ से आए, इस पर हम चर्चा करेंगे। इसके बारे में बहुत सारे सिद्धांत हैं, लेकिन उसके पहले आपसे अपील करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अभी थोड़ा अधिक व्यस्तता के कारण मैं बीच-बीच में कई कई दिन का गैप हो जा रहा है वीडियोस बनाने में, लेकिन धीरे-धीरे आगे इसको रेगुलराइज करने का प्रयास करूँगा। आइए चर्चा करते हैं हम राजपूतों के उत्पत्ति के सिद्धांत पर। राजपूतों की उत्पत्ति का जहाँ तक प्रश्न है, जैसे मैंने आपसे ये कहा कि हर्षवर्धन काल के बाद 10वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में और 11वीं शताब्दी के आरंभ में अनेक स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ, जिन्हें राजपूत राज्यों के रूप में जाना जाता है। और इनमें से अधिकांश राज्यों का उदय गुर्जर प्रतिहार राज्य के अवशेषों पर हुआ था। राजपूतों का भारतीय इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये योद्धाओं का वर्ग था। एक एक ऐसा वर्ग था जिन्हें युद्ध करना बड़ा प्रिय था। इन्हें भारतीय राजनीति की रीढ़ समझा जाता था, तथा इनकी वीरता के बारे में किसी को संदेह नहीं था। बहुत वीर होते थे, बहुत बहादुर होते थे, देश की रक्षा के लिए बलिदान करने के लिए तत्पर रहते थे, और जिनके अनेक उदाहरण आप इतिहास में देख सकते हैं। ऐसे तमाम उदाहरण इतिहास में बिखरे पड़े हैं। राजपूतों के बारे में इतिहास में प्रसिद्ध है कि वो बहुत ही साहसी होते थे, देशभक्त होते थे, स्वामी भक्त होते थे, आत्मसम्मान के लिए मर मिटने वाले होते थे, अतिथि सत्कार इत्यादि का गुण उनमें स्वाभाविक रूप से पाया जाता था। यहाँ तक कि कई बार ऐसे एग्जाम्पल्स भी मिलते हैं, ऐसे उदाहरण भी मिलते हैं कि वो अपने शत्रुओं का भी सत्कार करते थे अतिथि के रूप में। प्राचीन काल में अधिकांश राजपूत राजाओं ने प्राचीन क्षत्रिय कुलों से अपना संबंध स्थापित करने का प्रयास किया था, और राजपूतों की उत्पत्ति के विषय में इतिहासकारों में इसी कारण से अत्यधिक विवाद है। इस विषय में विभिन्न प्रकार के मत प्रचलित हैं, तो उन मतों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनकी वीरता और देश की रक्षा के लिए बलिदान हो जाने के तमाम उदाहरण इतिहास में बिखरे पड़े हैं। उच्च साहस, देशभक्ति, स्वामी भक्ति, आत्मसम्मान, अतिथि सत्कार आदि गुण राजपूतों में स्वाभाविक रूप से पाए जाते थे। प्राचीन काल में अधिकांश राजपूत राजाओं ने प्राचीन क्षत्रिय कुलों से अपना संबंध स्थापित करने का प्रयास किया था। तो राजपूतों की उत्पत्ति के विषय में इतिहासकारों में बहुत विवाद है। इस विषय में बहुत सारे मत प्रचलित हैं, और तो इन मतों का हम परीक्षण करते हैं। कुछ विद्वानों ने राजपूतों को
विदेशी प्रमाणित करने का प्रयास किया, यानी ये कहा है कि वो भारतीय नहीं थे, बाहर से आए थे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि बाहर से बहुत सारे आक्रमण भारत में प्राचीन काल में होते रहे। ईस्वी सन के पहले से ही बहुत सारे आक्रमण जो है भारत में होते रहे। तो उसी के कारण कुछ जो इतिहासकार थे, आप कह लीजिए वो साम्राज्यवादी इतिहासकार थे भारत में, जो खास करके अंग्रेज इतिहासकार या यूरोपीय इतिहासकार, तो उन लोगों ने भारत में राजपूतों को विदेशी बताने का प्रयास किया। कुछ अन्य विद्वान हैं जो उनकी उत्पत्ति अग्निकुंड से मानते हैं। उनकी उत्पत्ति ब्राह्मणों या जनजातियों से भी कुछ लोग मानते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि राजपूतों की उत्पत्ति को एक नए दृष्टिकोण से देखते हैं। वो ये कहते हैं कि नए क्षेत्रों के उपनिवेशीकरण तथा नई अधिक विकसित अर्थव्यवस्था के कारण राजपूतों की उत्पत्ति हुई। तो राजपूतों की उत्पत्ति के विषय में बताने का प्रयास करते हुए कुछ इतिहासकार इनका संबंध सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजाओं के साथ भी जोड़ते हैं, क्योंकि राजपूतों के जो अभिलेख वगैरह मिलते हैं, इंस्क्रिप्शंस वगैरह, उनमें वो स्वयं को सूर्यवंश, चंद्रवंश या यदुवंश के साथ जोड़ते हैं। अर्थात प्राचीन जो पौराणिक शासक थे उनके साथ अपना संबंध जोड़ने का प्रयास करते हैं, किंतु यह सब वर्णन अतिशयोक्तिपूर्ण प्रतीत होता है। राजपूताना में उपलब्ध अनेक अभिलेखों से भी इनके विषय में कुछ जानकारी मिलती है। इस प्रकार के अभिलेख सिसाना, ग्वालियर, हांसी, बिजौलिया, माउंट आबू आदि स्थानों से पाए गए हैं। तो राजपूतों के उत्पत्ति के विषय में जो विभिन्न सिद्धांत हैं वो निम्न प्रकार से हैं। राजपूत क्षत्रिय थे, जो पहला सिद्धांत है वो ये था कि ये प्राचीन क्षत्रियों की संतान कहे जाते थे। तो राजपूत शब्द संस्कृत के राजपुत्र का अपभ्रंश है। जो लोग ये मानते हैं कि राजपूत क्षत्रिय थे, तो उनका ये कहना है कि वास्तव में क्षत्रियों की जो संतानें होती थी प्राचीन काल में, जो क्षत्रिय राजाओं की संतानें, उनको राजपुत्र कहा जाता था। और राजपूत शब्द जो है वो इसका अपभ्रंश है राजपुत्र का। जैसे पुत्र को पूत, आज भी बहुत सारे गांव वगैरह में आप देखिए तो लोग पूत पूत शब्द कहते हैं पुत्र को। राजपुत्र शब्द का प्रयोग प्राचीन काल में राजकुमारों के लिए किया जाता था। बहुत सारे जो पुराने हमारे संस्कृत के विद्वान हैं, जैसे अश्वघोष, कालिदास, बाणभट्ट आदि के ग्रंथों में बार बार राजपूत शब्द का उल्लेख आपको मिलेगा। आगे चल करके राजपुत्र शब्द का विकृत रूप या अपभ्रंश रूप जो है राजपूत हो गया। एक तर्क यह भी दिया गया है कुछ इतिहासकारों के द्वारा कि जब भारत पे मुस्लिम आक्रमण हुआ, तो मुस्लिम आक्रमण के बाद जो मुस्लिम शासक थे उनको और उनके साथ जो और अधिकारी वर्ग था मुसलमान, उन लोगों को यहाँ की भाषा के उच्चारण में समस्या आती थी थोड़ी, तो उन्हें राजपुत्र शब्द के उच्चारण में कठिनाई होती थी, इसलिए वो राजपूत शब्द का उच्चारण करने लगे। राजपुत्र की जगह राजपूत कहने लगे और फिर यही लोक में प्रचलित हो गए। तो ऐसा कुछ इतिहासकारों को मानना है। अनेक इतिहासकार यह मानते हैं कि राजपुत्र होने के कारण ही राजपूताना के क्षत्रिय अपने आप को राजपूत कहने लगे। अब आइए देखते हैं, तो वो तो क्षत्रियों से उत्पत्ति का सिद्धांत था। विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत हम देखते हैं कि अनेक यूरोपीय और भारतीय विद्वान यह मानते हैं कि राजपूत भारत के मूल निवासी नहीं थे, अपितु विदेशी थे। उदाहरण के लिए अलेक्जेंडर कनिंघम इन्हें यूची जाति का वंशज मानते हैं। वहीं कर्नल टॉड के अनुसार राजपूत शक, कुषाण तथा हूणों की संतान थे। विलियम क्रुक और वी.ए. स्मिथ भी इन्हें विदेशी मानते हैं, इन विदेशियों की संतान मानते हैं। तो इन यूरोपीय इतिहासकारों के अनुसार इन विदेशियों का भारतीयकरण करके इन्हें द्वितीय श्रेणी के क्षत्रियों का दर्जा दे दिया गया। जैसे आप देखिए प्राचीन काल में क्षत्रिय मिलते हैं तो एक कहते हैं सत क्षत्रिय, असत क्षत्रिय। तो ज़्यादातर जो विदेशी मूल के
लोगों को क्षत्रियों का दर्जा दे दिया गया तो उन्हें संभवतः असत क्षत्रिय कहा जाता था। तो इस तरह का सिद्धांत गढ़ने का प्रयास किया है यूरोपीय इतिहासकारों ने। ये सभी इतिहासकार जो थे वो आधुनिक भारत के इतिहासकार थे, जो भारत में अंग्रेजी शासन की स्थापना के बाद इतिहास लिख रहे थे। तो इनके जो मत हैं वो एकदम से स्वीकार्य नहीं है, उनमें काफ़ी विवाद है। तो इन लोगों ने भारत में रहकर ऐसा कहना है यूरोपीय इतिहासकारों का कि विदेशी लोग जो राजपूत बन गए या जिनको राजपूत मान लिया गया, ये लोग भारत में रह करके यहाँ की धर्म, संस्कृति और परंपरा को इन्होंने अपना लिया और इन्हें हिंदू समाज में समाहित कर लिया। कुछ भारतीय विद्वान भी इनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, जैसे डॉक्टर भंडारकर हैं और डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद हैं। ये दो इतिहास के बड़े नाम हैं। तो ये लोग भी इन यूरोपीय विद्वानों का समर्थन करते हैं, परंतु इस मत को स्वीकार नहीं किया जा सकता। अगर यह स्वीकार कर लिया जाए कि गुर्जर प्रतिहार हूणों के साथ ही भारत आए, तो साहित्यिक स्रोतों में हूणों के साथ गुर्जरों का भी उल्लेख होना चाहिए था, लेकिन ऐसा है नहीं। दूसरे, भारतीय साक्ष्यों में हूणों को क्षत्रिय नहीं माना गया है। राज तरंगणी जो कल्लड़ ने लिखी थी कश्मीर का इतिहास, उसमें वर्णित राजपूतों की 36 शाखाओं में हूणों का नाम सम्मिलित नहीं है। नस्ल और रीत रिवाजों के आधार पर राजपूतों को विदेशी प्रमाणित करना उचित नहीं है। एक और सिद्धांत जो मिलता है, जो चारण काव्य से हमें प्राप्त होता है, चंदवरदाई से, तो राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित जो सिद्धांत पृथ्वीराज रासो में चंदवरदाई ने दिया, उसे अग्निकुंड के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। पृथ्वीराज रासो में चंदवरदाई ने राजपूतों की उत्पत्ति के विषय में एक बड़ी रोचक कथा का वर्णन किया है। और इस कथा के अनुसार परशुराम द्वारा जब क्षत्रियों का संहार कर दिया गया और उसके बाद चारों तरफ जो है क्षत्रिय राजाओं का अभाव हो गया, तो पूरे देश में अव्यवस्था उत्पन्न हो गई। ऐसी स्थिति में देश और धर्म की रक्षा कौन करे? तो देश और धर्म की रक्षा के लिए ब्रह्मा की आज्ञा से आबू पर्वत पर विश्वामित्र, गौतम तथा अगस्त आदि ऋषियों ने एक यज्ञ किया। राक्षसों ने मदिरा तथा मलमूत्र आदि के द्वारा यज्ञ का विध्वंस करने का प्रयास किया। अर्थात तो इस तरह की बातें हमें जो है पौराणिक कथाओं में भी मिलती हैं। जैसे आप देखिए, विश्वामित्र राम को ले गए थे राक्षसों से या दैत्यों से अपने यज्ञ की रक्षा के लिए। तो कुछ लगता है कि उसी तरह की पौराणिक कहानी चंद्रबरदाई ने पढ़ी होगी और उसी के आधार पे, क्योंकि ये चारण होते थे और ये अपने स्वामी का गुणगान करके अपनी आजीविका कमाते थे, तो इसलिए बहुत सारी बातें अतिशयोक्तिपूर्ण ढंग से कह देते हैं। तो अग्निकुंड का सिद्धांत इन्होंने दिया और कहानी को आगे बढ़ाते हुए वो कहता है कि दैत्यों से यज्ञ की रक्षा के लिए वशिष्ठ मुनि ने एक योद्धा प्रतिहार को उत्पन्न किया और उसे द्वारपाल का काम। उसके बाद आप देखिए, अक्सर संस्कृत के नाटकों में आप देखें तो प्रतिहार शब्द का इस्तेमाल वो जो सुरक्षा के प्रमुख होते थे उनके लिए महाप्रतिहार शब्द जो है वो गुप्त काल में, आगे चल के हर्षवर्धन वगैरह के काल में भी प्रचलित था। तो इसी से प्रतिहारी शब्द अक्सर आता है संस्कृत के नाटकों में। यहाँ द्वारपाल के साथ जोड़ा है उसने। वो ये कहता है कि दैत्यों से यज्ञ की रक्षा के लिए वशिष्ठ मुनि ने एक योद्धा प्रतिहार को उत्पन्न किया और उसे द्वारपाल का काम दिया गया। उसके बाद चालुक्य और परमार प्रकट हुए। तो चालुक्य और परमार वंशों के बारे में आपने पढ़ा होगा। बहुत ही प्रतापी शासक हुए कुछ इन राजवंशों में, किंतु ये तीनों यज्ञ की रक्षा करने में समर्थ नहीं हो सके। अर्थात प्रतिहार, परमार और चालुक्य, ये तीनों ही यज्ञ की रक्षा में समर्थ नहीं हो पाए। तब एक नए यज्ञ कुंड का निर्माण करा के वशिष्ठ मुनि ने उससे चाहमान
या चौहान नामक एक योद्धा को उत्पन्न किया जिसने दैत्यों को पाताल लोक तक खदेड़ दिया। तो यह कहानी नव सहस्रांक चरित हमीर रासो तथा सिसाना अभिलेख में भी मिलती है, किंतु आधुनिक इतिहासकार इसे अतिशयोक्तिपूर्ण मानते हैं और इसकी ऐतिहासिकता को संदेह युक्त मानते हैं। उनका मानना है कि इसकी ऐतिहासिकता पूरी तरह से संदेह से परे नहीं है, संदिग्ध है और यह चंद्रबरदाई की कपोल कल्पना प्रतीत होती है। कुछ विद्वानों का कहना है कि संभवतः अग्नि के द्वारा शुद्ध करके विदेशियों को क्षत्रियों का दर्जा दिया गया होगा। ये बात कुछ हद तक सही हो सकती है, क्योंकि शुद्धिकरण जो है ये आधुनिक युग में भी होता है। अग्नि के समक्ष शुद्धि करके धर्म परिवर्तन वगैरह का काम आज भी सुनने में आता है। तो हो सकता है कि जो बहुत सारे विदेशी लोग यहाँ पे आए होंगे तो उनको शुद्ध करके क्षत्रियों का दर्जा दे दिया गया हो, तो इसीलिए इसका नाम अग्निकुंड का सिद्धांत पड़ गया। तो बाद में चंद्रबरदाई ने उसको पौराणिक कथा वगैरह से जोड़ जाड़ के इस तरह की कहानी एक बना दी। तो फिलहाल कुछ भी हो, लेकिन यह बात हाँ, संदेह से परे नहीं है। एक सिद्धांत ये भी है कि ये कहा जाता है कि जो राजपूत थे वो सूर्यवंशी और चंद्रवंशी थे। तो सूर्यवंशी और चंद्रवंशी उत्पत्ति का सिद्धांत भी प्रचलित है। अनेक राजपूत राजाओं को उनके अभिलेखों में सूर्यवंशी तथा चंद्रवंशी बताया गया है। 10वीं शताब्दी में लिखे गए 4 ग्रंथों में भी राजपूतों को सूर्यवंशी तथा चंद्रवंशी बताया गया है। और sorry, 4 ग्रंथों के बजाय चारण ग्रंथों आप पढ़ लीजिए। 10वीं शताब्दी में जो चारण ग्रंथ लिखे गए, वो चारण ग्रंथ जैसे अभी पृथ्वीराज रासो का हमने जिक्र किया आपको, तो चारणों ने अपने संरक्षकों को उच्च वंश का दिखाने के लिए उनका संबंध रामायण और महाभारत के योद्धाओं के वंश के साथ जोड़ा है। प्रतिहार, राष्ट्रकूट, सिसोदिया और चालुक्य, ये सब जो महत्वपूर्ण राजपूत घराने थे, ये अपना संबंध राम और कृष्ण के साथ स्थापित करते हैं। उदाहरण के लिए ग्वालियर अभिलेख में प्रतिहारों को राम के भाई लक्ष्मण की संतान बताया गया है। अमीर महाकाव्य में भी चौहानों को सूर्यपुत्र बताया गया है, जबकि सच्चाई यह है कि चौहान अपने को चंद्रवंशी बताते हैं। पृथ्वीराज रासों में सभी 36 राजपूत कुलों को सूर्यवंशी, चंद्रवंशी तथा यदुवंशी बताया। दशरथ शर्मा, जो कि राजपूताना का इतिहास लिखा है उन्होंने, उनका ये मानना है कि राजपूत कुलों को सूर्यवंशी और चंद्रवंशीय स्वीकार करते हुए दशरथ शर्मा उन्हें आर्यों की संतान मानते हैं, और ये भी मानते हैं दशरथ शर्मा की वो भारत के मूल निवासी थे। यानी दशरथ शर्मा ने राजपूतों को आर्यों की संतान माना है और भारत का मूल निवासी माना है। यद्यपि अनेक शिलालेख इस धारणा की पुष्टि करते हैं, फिर भी आज के वैज्ञानिक युग में इसे मानने में संदेह की गुंजाइश रहती है। एक सिद्धांत यह भी बताया जाता है कि राजपूत जो थे वो ब्राह्मणों की संतान थे और वो इसी देश के थे। यानी इसे आप कह सकते हैं कि देशी उत्पत्ति का सिद्धांत या ब्राह्मणों से उत्पत्ति का सिद्धांत। 12वीं शताब्दी के बिजौलिया अभिलेख के आधार पर डॉक्टर दशरथ शर्मा और विश्वंभर शरण पाठक जैसे विद्वान राजपूतों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से मानते। और बहुत सारे जो राजपूत वंश थे, उनके संस्थापकों के बारे में अगर आप देखेंगे तो वो ब्राह्मण थे। जैसे प्रतिहार वंश के संस्थापक, चौहान वंश का संस्थापक, चंदेल वंश, गोहिल वंश का संस्थापक, ये सब जो थे वो ब्राह्मण थे। और वर्धन साम्राज्य के पतन के उपरांत अरबों के आक्रमण से फैली अव्यवस्था को दूर करने के लिए ब्राह्मणों ने
शास्त्र के स्थान पर शस्त्र उठा लिया और कालांतर में इन्होंने प्राचीन क्षत्रिय वंशों से अपना संबंध जोड़ा और राजपूत कहलाए। तो एक्चुअल में प्राचीन काल में भी ऐसा देखा गया है, जैसे परशुराम ब्राह्मण और उन्होंने शस्त्र उठाया था, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, ये लोग ब्राह्मण थे और ये भी जो है शस्त्र उठा के लड़ते थे। बहुत सारे ऋषि मुनि जो थे वो धनुष धारण करते थे, योद्धा भी थे। तो हो सकता है कि उन्हीं कहानियों से ये भी ये बात सही है कि बहुत सारे राजवंशों के संस्थापक ब्राह्मण थे, लेकिन फिर बाद में इस तरह से जो है ये कहा गया कि कई बार जब अव्यवस्था फैल जाती है समाज में, अराजकता फैल जाती है, तो ऐसी स्थिति में ब्राह्मणों को भी शस्त्र उठाना पड़ता है। और तो पुरानी परंपरा भी इस तरह की थी, तो उसी परंपरा का संबल लेकर के ब्राह्मणों ने भी शास्त्र के साथ साथ शस्त्र भी उठा लिया और कालांतर में इन्होंने प्राचीन क्षत्रिय वंशों से अपना संबंध जोड़ा और राजपूत कहलाने लगे। और यही कारण है कि अनेक विद्वानों ने राजपूतों की उत्पत्ति देशी मानी, यानी कि किसी देश के राजपूत कहीं बाहर से नहीं आए थे, वो विदेशी नहीं थे। बी.ए. स्मिथ का भी विचार है कि राजपूत, पहले तो अभी आप देखिए, अभी बी.ए. स्मिथ ये भी कहते हैं कि हो सकता है कि वो विदेशियों की संतान हो, लेकिन साथ में वो ये भी कहते हैं कि राजपूत प्राचीन आदिम जातियों जैसे गोंड, हर तथा खरवार आदि के वंशज थे। चंदेल, राठौर और गढ़वाल आदि की उत्पत्ति इन्हीं से हुई थी। आर्यों के संपर्क में आने से इनमें राजनीतिक चेतना विकसित हुई, अतः वे क्षत्रिय बन गए तथा कालांतर में राजपूत कहलाने लगे। तो इस तरह की बात बी.ए. स्मिथ कहते हैं। तो उपरोक्त सभी सिद्धांतों के अतिरिक्त आधुनिक शोध कार्यों से कुछ नए तथ्य सामने आए हैं। जैसे प्रोफेसर बी.डी. चट्टोपाध्याय ने राजपूतों का अध्ययन किया और उनका अध्ययन करने के बाद उन्होंने ये कहा कि राजपूतों की उत्पत्ति का संबंध अनेक नवीन जातियों की संरचना और क्षत्रिय स्तर प्राप्त करके इच्छुक वंशों के उदय आदि से संबंधित है। तो उन्होंने इनका संबंध उनसे जोड़ा है। उनका कहना है कि नए क्षेत्रों के बढ़ते हुए उपनिवेशीकरण तथा कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था के विस्तार, भूमि अनुदानों की बहुलता आदि के चलते अनेक नए राजवंशों का उदय हुआ, जो क्षत्रियों और ब्राह्मणों के आदर्शों को अपनाकर राजपूतों के रूप में प्रसिद्ध हो गए। तो इस तरह से मित्रों, विभिन्न सिद्धांतों की बहुत ही संक्षेप में चर्चा की राजपूतों के जो थे। और तो आप को निश्चित रूप से इस वीडियो से कुछ न कुछ फ़ायदा तो अवश्य हुआ होगा। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपको पसंद आ रही है, तो आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। क्योंकि जैसे अभी कुछ बच्चों ने फरमाइश की थी मुझसे कि बीए के लिए क्लासेस चलाइए, तो बीए के कोर्स में भी ये टॉपिक है, तो निश्चित रूप से वो भी लाभान्वित होंगे। और आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए और मुझे बताइए भी कि आपको क्या चाहिए।